एमसीक्यू है अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सिग्निफिकेंस है जो आपको पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताता है, या फिर कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हमें बताएगा। चाय स्क्वायर टेस्ट, फिशर एक्सेक्ट टेस्ट, मीन या फिर टी टेस्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा टेस्ट है जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। चाय स्क्वायर टेस्ट, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, मीन या फिर टी टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले इस आंसर पे जाने से पहले आपको समझना होगा कि ये पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है ये होता क्या है। ठीक है, तभी हम इसका करेक्ट आंसर पता लगा पाएंगे। तो देखिए, एक टेस्ट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, बट इनकी हमें नीड पड़ती क्यों है। ठीक है, दीज टेस्ट आर यूज्ड टू डू हाइपोथेसिस टेस्ट। ये टेस्ट हम किस में काम में आते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में काम में आते हैं। तो दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक और जो दूसरा वाला होता है वो होता है नॉन पैरामेट्रिक। अब देखिए, हमें इन दोनों में एक कॉमन चीज माननी पड़ती है। वो क्या होता है, हमने हाइपोथेसिस हमने की, तो हाइपोथेसिस को करने के लिए अपने पास में कुछ एजम्पशन होने चाहिए। हमने कुछ भी एज्यूम्ड किया कि हमने 100 ग्रुप का पेपर लिया, उसमें से हमने कुछ पर्सन्स को हमने एज्यूम किया कि हाँ, इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाली ये प्रॉब्लम शो करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम्ड करते हैं, और एक साइड में क्या करते हैं, बिना अजम्पशन के अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो हमारा अजम्पशन था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था अपने पॉपुलेशन के अंदर। सपोज कीजिए कि 7 पीपल्स की हमारे पास में एक क्राउड है, उसके अंदर हमें कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो अपना जो अजम्पशन है वो क्या रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जब कभी आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ ले कि भाई ये तो चलो ठीक है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल पूछा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल क्या है, बट अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम दो प्रकार के टेस्ट करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो उन दोनों ही टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एजम्पशंस करते हैं, बट अगर एजम्पशंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, और एजम्पशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जो हमारा जो फ्लो रहता है, हमारा जो टारगेट रहता है वो किस प्रकार का रहेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। और देखिए, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर क्या होता है, जो हमारा एजम्पशन का जो डाटा था, डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा से अगर आपको हाइपोथेसिस करनी है तो दोनों में इजी और बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। देखिए, एक आपके पास में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, एक आपके पास में नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। तो इन दोनों में से अब आप ही समझ जाओगे कि हमको जो हाइपोथेसिस हमको जो करनी है, हाइपोथेसिस का हमने जो किया उसके बारे में टेस्ट करना है, तो दोनों में से बेस्ट रिजल्ट किसका आएगा, पैरामेट्रिक का आएगा ऑब्वियसली। इसलिए पैरामेट्रिक को है वो मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है। ओके, पैरामेट्रिक को यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज में लेता है इन कंपैरिजन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब बात कर लेते हैं अपने पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे रहते हैं, जिस प्रकार से ये आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, पैरामेट्रिक टेस्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, इसके बाद में पियर्सन कोरिलेशन। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जो एग्जाम्पल होगा, इसके अंदर आता है
चाय स्क्वायर टेस्ट। सेकंड वन कौन सा आएगा? फिशर टेस्ट। थर्ड वन कौन सा आएगा? मैकनेमार टेस्ट। ये टेस्ट सारे के सारे अपने रिसर्च के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो इन टेस्ट को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपने क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं कि क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अपना क्या आंसर रहेगा? पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ा। इसमें क्या होता है? अजम्पशंस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अजम्पशन किसके काम में आते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा किया जाता है? तो मोस्ट कॉमन करते हैं अपन कौन सा? पैरामेट्रिक टेस्ट। और पैरामेट्रिक टेस्ट का भी यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? टी टेस्ट, क्योंकि टी टेस्ट एक प्रकार का क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक कर दो यहीं पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, comprehensive summary of what a researcher intend to do and how it will be done is known as, ठीक है। एक comprehensive summary है, तो उसके अंदर क्या होता है कि what a researcher intend to do, वो क्या करना चाहता है, and how it will be done, और जो किस प्रकार से होगा, इसे हम क्या कहते हैं? comprehensive summary of what a researcher intend to do, वो करना क्या चाहता है और किस प्रकार से वो होगा, इसको हम क्या कहेंगे? ब्लूप्रिंट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, स्टेटमेंट या फिर रिसर्च प्रपोजल। आज कुछ रिसर्च के अपने एमसीक्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि केजीएमयू के अंदर रिसर्च आएगी। एम्स में भी रिसर्च पूछा जाता है, तो जो बच्चे एम्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च थोड़ा अनटचेबल सब्जेक्ट रहता है। जब कभी आप कोचिंग वगैरह करते हो तो रिसर्च वहाँ पे इतना पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही कम पोर्शन रहता है एग्जाम में इसका। 4 से 5 एमसीक्यूज लास्ट आते हैं इसके। क्या पूछा गया है? कंप्रीहेंसिव समरी ऑफ व्हाट ए रिसर्चर इंटेंड टू डू एंड हाउ इट विल बी डन इज नॉन एज, इसे हम क्या कहेंगे? रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। इसका क्या नाम है? रिसर्च प्रपोजल। तो देखियो रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार की समरी होती है, ठीक है। समरी मतलब हमें करना क्या है उससे रिलेटेड छोटा सा अपने पास में एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइटिंग डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर की प्रोसेस, टू स्टडी, कि भाई उसको क्या स्टडी करनी है, उसकी यहाँ पे क्या रहती है? प्रोसेस रहती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर की प्रोसेस रहती है कि उसकी स्टडी क्या करना है। मतलब क्या हो गया? रिसर्चर्स इंटेंड टू डू, ये होता है। और इसको कब लिखा जाता है? प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो इस प्रकार के समरी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च प्रपोजल। ब्लूप्रिंट के बारे में आप सभी ने पढ़ा है कि ब्लूप्रिंट तो क्या है कि रिसर्च होने से पहले हम रिसर्च के बारे में अपन पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? किसी का भी ब्लूप्रिंट बनाना, लाइक अगर आप जैसे मकान बनाते हो, मकान से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो अपन को किस प्रकार की रिसर्च करनी है वो सारा किस में आता है? ब्लूप्रिंट में आता है। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या होता है? इसके अंदर अपना जो भी अपने कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम एक फ्रेम के अंदर अपन ढालते हैं और आगे कंटिन्यू अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। ये फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करते हैं? ये एक प्रकार की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प टू विजुअलाइज आवर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड पुटिंग देम इनटू एन एक्शन। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट एमसीक्यू, which sampling method is research, okay, which sampling method the research used to select the sample randomly to ensure that each sample gets an equal opportunity to being selected in the study। ये देखो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमने जो ये जो सैंपल लिए हैं अपने पास में खूब सारे सैंपल है।
अब यहाँ से हमने ये वाला सैंपल ले लिया रेंडमली, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेंडमली सैंपल का सिलेक्शन करते हैं ताकि हम ये एंश्योर कर पाए कि सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट से लेके 10th तक करेंगे, पीछे के 50 लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमने 4th नंबर को लिया, फिर हमने 7th नंबर को लिया, फिर हमने 13 नंबर को लिया, मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बस हम चूज कैसे कर रहे हैं, रेंडमली चूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नंबर वाइज से चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ensure that each sample gets an equal opportunity of being selected in study। तो ये किस प्रकार की स्टडी है, किस प्रकार का सैम्पलिंग मेथड है ये, ठीक है, विच सैम्पलिंग मेथड, तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है ये रिसर्च में, पर्पजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक है। ये किसका एग्जांपल था, किसका एग्जांपल किया, फिर किसकी डेफिनेशन पूछी गई थी आपसे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि रैंडमली सिलेक्ट करता है, और देखिए नीचे देखो बताया गया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ये होता है चॉइस ऑफ रिसर्चर, चॉइस ऑफ रिसर्चर। जो रिसर्चर को अच्छा लगा उसको उसने चूज कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया, ठीक है, ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है पर्पजिव सैम्पलिंग, सेकंड है कोटा सैम्पलिंग। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखें अपन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया कौन सा, पर्पजिव एंड कोटा। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के। प्रोबेबिलिटी आपको पता लग गया, नॉन प्रोबेबिलिटी पता लग गया, और ये सैम्पलिंग किसके एग्जाम्पल है ये भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following best describe a type 1 error। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है टाइप 1 एरर को। देखो दो टाइप के एरर पढ़ते हो आप रिसर्च में, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा एग्जाम्पल के अंदर टाइप 1 एरर के बारे में बताया गया है, देखिए, वी रिजेक्ट एच ओ इफ इट इज ट्रू, ठीक है। हमने लाइक कोई एक यहाँ पे हाइपोथेसिस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये क्या था, ट्रू था, भले ही ये ट्रू हो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। या फिर वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस इफ इट इज फॉल्स, ये गलत थी इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू, या फिर वी एक्सेप्ट एच ओ, या फिर इट इज फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा टाइप का एरर है, एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो टाइप 1 एरर को यहाँ पे अपने को शो करता है। तो देखिए टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 1 एरर के अंदर क्या होता है, कोई एक रिसर्चर था, इसने क्या किया, एक नल हाइपोथेसिस की। इसने हाइपोथेसिस से पहले की स्टेज होती है वो कौन सी होती है, नल हाइपोथेसिस, मतलब वो अपना कंफर्म नहीं है, बस हम एक एजम्पशन के हिसाब से इसको मान सकते हो। उसने ये हाइपोथेसिस की और उसने रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट क्या निकला, ट्रू रिजल्ट निकला, मतलब कि हम जो हाइपोथेसिस करने वाले हैं वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं मैं आपको, हमने जो हाइपोथेसिस की वो सक्सेस हो जाएगी, रिजल्ट ने बताया, बट फिर भी रिसर्चर ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार के जो एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। और यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में आपको ये पता लग रहा है, तो देखिए वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू, हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं बस जबकि वो सही होती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर अपना करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे एकदम फिट बैठता है टाइप 1 एरर को लेके।
तो इस प्रकार की रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, या फिर इस प्रकार के कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है आपके कि फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन किस प्रकार के एरर में देखने को मिलता है? तो ये हमें मिलेगा टाइप 1 एरर में। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ए टाइप 1 एरर इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए, वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। हम ट्रू होती है हाइपोथेसिस उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये एरर होता है अपना टाइप 1 एरर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हेन परकेजिंग द क्लाइंट चेस्ट, हमने क्लाइंट चेस्ट को परकेजिंग किया, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड विच असेसमेंट डाटा एज नॉर्मल साइन ओवर द लंग्स। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमने लंग्स को या फिर क्लाइंट की चेस्ट को हमने परकजन किया और हमें कौन सा ऐसा एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगी, जो फाइंडिंग कैसी होगी, एक नॉर्मल साइन रहेगा, मतलब लंग्स कैसे हेल्दी है, तब आपको किस प्रकार की यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा? डलनेस, रिजोनेंस, हाइपर रिजोनेंस या फिर टेम्पेनिंग। ये चारों प्रकार के आपको जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, लंग साउंड है, ठीक है, या फिर बॉडी के साउंड्स आप कर सकते हो इनको। तो लंग्स में किस प्रकार का साउंड आएगा अगर जब लंग्स एकदम नॉर्मल कंडीशन में है तब? तो देखिए, जब हमारा लंग्स नॉर्मल कंडीशन में होता है और उसको हम यहाँ पे परकजन करते हैं, तो हमको जो साउंड सुनाई देता है वो क्या होता है? रिजोनेंस। ठीक है, नॉर्मली जो लंग्स के अंदर जो साउंड आता है वो रिजोनेंस साउंड आता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमारे क्या होता है? लंग्स में एयर भरी रहती है। और अब हमने इस पे क्या किया? टैपिंग किया। टैपिंग करके हमने साउंड प्रोड्यूस किया। साउंड कैसा आएगा? तो साउंड सुनाई कैसे देगा आपको? लंग्स की कैविटी कैसी है? हॉलो कैविटी है। और यहाँ पे साउंड कैसा आएगा? लाउड। और इसकी पिच कैसी होगी? पिच होती है इसकी लो पिच। इस साउंड को हम क्या कहते हैं? रिजोनेंस साउंड। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बताया गया डलनेस। तो डलनेस कब आएगी? जब यहाँ पे थिकर या फिर जो डेंसिटी होती है टिश्यू की वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, तब जाके कौन सा साउंड आता है? डलनेस साउंड आता है। तो देखिए, डलनेस का जो साउंड है वो कहाँ पे आपको सुनाई देगा? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर थिक टिश्यू रहते हैं, ठीक है, होलो कैविटी नहीं होती है लीवर। तो यहाँ पे लीवर में क्या साउंड आएगा? डल साउंड आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, स्प्लीन भी आप मान सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा साउंड आता है? डलनेस। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है? हाइपर रिजोनेंस। हाइपर रिजोनेंस का मतलब क्या हो गया कि और भी ज़्यादा लाउड हमें साउंड सुनाई देता है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है आपको? मतलब इस कंडीशन में क्या होता है? ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। जब लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन होता है तो हमें किस प्रकार का साउंड सुनाई देता है? तो हाइपर रिजोनेंस साउंड। तो एक कौन सी कंडीशन में आता है? एम्फाइसीमा में, न्यूमोथोरेक्स में, या फिर सम काइंड ऑफ सीओपीडी कंडीशंस के अंदर भी। नेक्स्ट देखिए, फाइनली लास्ट वन क्या है? टिम्पेनी साउंड। अब देखिए, टिम्पेनी जो साउंड होता है वो किस प्रकार का साउंड होता है? हाई प्लस ड्रम लाइक, जो आपको कहाँ सुनाई देता है? स्टमक कैविटी में। स्टमक या फिर आप कह सकते हो इंटेस्टाइन। तो मतलब ड्रम लाइक साउंड सुनाई दे आपको, बबलिंग से साउंड सुनाई दे, तो वो कौन सा साउंड होता है? टेम्पेनी साउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, यू आर असाइन टू प्रोवाइड केयर टू अ पेशेंट विथ न्यूट्रोपनिया। ठीक है, न्यूट्रोपनिया हो रखा है हमारे पास में। पेशेंट क्या है? किसका है? न्यूट्रोपनिया का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अवॉइड व्हील प्रोवाइडिंग टू दिस पेशेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अवॉइड व्हील प्रोवाइडिंग केयर टू द दिस पेशेंट? तो अब जब नर्स उसको केयर करेगी पेशेंट को, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसको जो है वो नर्स अवॉइड करेगी यहाँ पे? परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन आफ्टर ईच मील, यूजिंग सपोजिटरीज और एनिमाज, परफॉर्मिंग पेरिनियल हाइजीन आफ्टर ईच बॉवल मूवमेंट, या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताया गया आपको
कि न्यूट्रोपेनिया है और यहाँ पे नर्स को क्या अवॉइड करना है, बस सिंपल सा आंसर है। तो देखिए अपना आंसर क्या रहेगा, क्लाइंट को देखिए न्यूट्रोपिनिया क्या होती है, एक प्रकार की अपन कह सकते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी का हाईएस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, न्यूट्रोपिनिया। तो जब क्लाइंट के अंदर पहले से क्या है, पिनिया मतलब कमी आ रही है, तो न्यूट्रोपिनिया हो रखा है, तो उसको किसका चांसेज है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। चांसेज किसके हैं उसको ज़्यादा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेज हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि ये इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा अभी बताते हैं। यूजिंग सपोजिटरीज और एनिमाज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है और वहाँ पे अगर हम सपोजिटरीज डालते हैं रेक्टल रीजन के अंदर या फिर एनिमा देते हैं, तो हो सकता है वो क्या करे, जो रेक्टल म्यूकोसा जो है उसको कर दे क्या, इंजरी। क्योंकि पहले से कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन तो वैसे भी इंजरी कॉज कर सकता है स्मूथ टिश्यूज को, और ऊपर से अपन रेक्टल सपोजिटरीज भी दे रहे हैं, ठीक है, अंदर अपन यहाँ पे मेडिकेशन डाल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काम आता है, लूजनिंग करने में काम आता है स्टूल को, ठीक है। जब वो इंड्यूस करते टाइम अगर इंजरी हो जाए, तो वो ऑलरेडी पहले से क्या है, न्यूट्रोपेनिक है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे। और मोस्ट कॉमन न्यूट्रोपेनिक के अंदर भी किस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स नोटिस दैट द पेशेंट्स आईवी लाइन इज रेड एंड नर्स ने नोट किया कि पेशेंट की जो आईवी लाइन थी वो कैसी हो गई है, अभी रेड हो गई है, वार्म है, पेनफुल है और स्लाइटली एडेमेटस हो गई है, प्रोक्सिमल टू द इंसर्शन पॉइंट ऑफ आईवी कैथेटर, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमने आईवी कैथेटर डाला है, तो इसके प्रोक्सिमली क्या हो गया है, एडेमेटस हो गया है, वार्मनेस हो गई है, रेडनेस हो गई है, वार्म है, पेनफुल भी है। While documenting the patient's condition, which terms the nurse will use? अब नर्स यहाँ पे कौन सी टर्म को यूज करेगी, फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर जो है वो किसके बेसिस पे देना है, वार्मनेस पे, ठीक है, वार्मनेस पे, रेडनेस पे, ठीक है, इन यही दोनों मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लेबाइटिस को अलग करने में। तो यहाँ पे क्या है, वार्म है मतलब इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, ठीक है, और रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होना, तो अपना फ्लेबाइटिस मतलब वेन्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया वहाँ की वेन में, तो क्या कहलाता है ये, फ्लेबाइटिस। मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, मगर इन्फिल्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और बट ये वार्म नहीं होता है, यहाँ की जो जगह है वो कैसी होगी, कूल होती है, ठीक है। और यहाँ के आपको देखने को जब कभी इंफिल्ट्रेशन होता है तो क्या होगा, फ्लो रेट भी कैसे देखने को मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, तो डिक्रीज फ्लो रेट, क्योंकि टिश्यू के चारों तरफ क्या हो गया, फ्लूइड जमा हो गया, ठीक है, आगे फ्लूइड जा नहीं रहा, तो फ्लो रेट यहाँ पे डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी तो एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो किस प्रकार का अपन फ्लूइड देते हैं, अगर वो फ्लूइड इसको नॉर्मली बॉडी उस पर कंट्रोल या फिर उससे एडजस्ट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, रेडनेस, वार्म, पेनफुल एंड स्लाइटेड एडेमेटस, तो ये सभी के किसके एग्जांपल है, फ्लेबाइटिस के। नेक्स्ट एमसीक्यू, you have received a patient who is operated under spinal anesthesia.
हमने एक पेशेंट को रिसीव किया है जिसको ऑपरेशन किया गया किसके अंदर, स्पाइनल एनेस्थेसिया के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, नर्व ब्लॉक करते हैं। मैंने सब प्रकार के आपको एनेस्थेसिया पढ़ाए हुए हैं केजीएमयू के टेस्ट सीरीज के अंदर। इन द पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, किसी पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर उसको लगाया गया है, ऑपरेशन थिएटर में लगाया है, और रिसीव हुआ है किसमें, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, यूनिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द नर्स शुड इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर ए पेशेंट हु हैड स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो जब उसको स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं अपन किसी पेशेंट को, तो नर्स का जो प्लान ऑफ केयर में हमें क्या इंक्लूड करना है, कीप द पेशेंट इन सेमी फॉलोअर पोजिशन, पेशेंट को जो है आप सेमी फॉलोअर पोजिशन में रखोगे। एलिवेटिंग द पेशेंट्स फीट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ताकि उसके लिए आप क्या करोगे, पेशेंट के फीट को एलिवेट करोगे। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे तक आप क्लाइंट को बोलोगे, एजुकेट करोगे या फिर उसको रखोगे सुपाइन पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट, प्लेस द पेशेंट इन टेंडलनबर्ग पोजीशन, कौन सी पोजीशन के अंदर अपन यहाँ पे पेशेंट को रखेंगे जिसे स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाया गया है। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखिए, जब कभी हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में होता है, अगर हमने कर दिया उसका क्या, हेड को एलिवेट कर दिया हमने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PDPH। ये कंडीशन से हमें प्रिवेंट करना है क्लाइंट को। क्यों करना है, क्योंकि जहां हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं तो वहां पे हमने क्या बना दिया, पंचर बना दिया, ठीक है, होल से हमने क्या की, ड्रग इंड्यूस कर दिया। मगर अगर वो एलिवेटेड रहेगा पेशेंट, ठीक है, और किसी पोजिशन में रहेगा, फ्लैट पोजिशन में नहीं रहेगा, तो पंचर यहाँ पे क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। यहाँ से जो स्पाइनल CSF वगैरह है वो ड्यूरल स्पेस में आ जाएगा। ड्यूरल स्पेस में आने की वजह से वो क्या करेगा, हेडेक करेगा पेशेंट को। तो हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, क्लाइंट को हमें समझाना है, उसे बोलना है कि सर आपको जो है आने वाले 6 घंटे के अंदर आपको जो सुपाइन पोजीशन ही रखनी है और कोई पोजीशन आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आपका हेडेक हो जाएगा, और हेडेक भी ज़्यादा होगा, उसके लिए आपको फिर अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है वो सीधा लेट के आपको सोना है। बस इतना सा उसको बोलोगे तो वो चुपचाप आराम से शांति से सो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए PDPH क्या होता है और ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, यू आर गिविंग प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना प्री ऑपरेटिव है यहाँ पे, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पोस्ट ऑपरेटिव। यू आर गिविंग प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू द पेशेंट पोस्टेड फॉर सर्जरी। हम क्या कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक पेशेंट को, किसके यूज के लेके, इंसेंटिव स्पायरोमीटर को लेके। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सजेस्ट दैट द नर्स रिक्वायर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आपको सेलेक्ट करना है जो ये बताएगा कि नर्स को अभी पूरा नॉलेज नहीं है इंसेंटिव स्पायरोमीटर को लेके। मतलब क्या हो गया, फॉलोइंग पॉइंट सजेस्ट दैट द नर्स रिक्वायर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, तो देखिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एज्यूम ए सीटिंग और अपराइट पोजीशन व्हील यूजिंग इंसेंटिव स्पायरोमीटर, की आपको जो है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर जब आप यूज करोगे तो आपको सीटिंग और अपराइट पोजीशन रखनी चाहिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इनहेल स्लोली टू राइज एंड मेंटेन द फ्लो रेट इंडिकेटर, आपको जो स्लोली आपको इनहेल करना है और लंबे टाइम तक करना है और आपको मेंटेन करके रखना है फ्लो रेट को। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू होल्ड द ब्रीथ फॉर 30 सेकेंड एंड देन टू एक्सेल थ्रो पर्स लिप, आपको बताना है कि इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि वो अपने ब्रीथ को 30 सेकेंड तक होल्ड करे, फिर वो क्या करे, पर स्लिप एक्सेल करे, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। काफी अच्छा एमसीक्यू है, अगर आपने देखा होगा किसी को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करते हुए तभी आप इसका आंसर दे पाओगे।
या फिर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप अपना आंसर इसको करेक्ट कर पाओगे। क्या होगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए, जब कभी भी इंसेंटिव स्पायरोमीटर का हम बताते हैं तो हम उसको जो है वो 5 to 10 सेकेंड्स तक हम उसको होल्ड करने के लिए बोलते हैं, ना कि 30 सेकेंड्स तक। तो अपना आंसर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम उसको कभी भी 30 सेकेंड्स के लिए हम उसको होल्ड नहीं करने देते हैं। हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप 5 से 10 सेकंड तक जो है वो होल्ड कीजिए ब्रीथ को, उसके बाद में एक्सहेल करना है पर्स लिप ब्रीथिंग के साथ में, मतलब अपने लिप्स को पास में लाते हुए उसको फिर ब्रीथ आउट करना है हमें। ठीक है, एक्सहेल करना है। बाकी के जो अपने ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, बस केवल ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है कि करेक्ट नहीं है। इसी को ही आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बताना है, उसको एजुकेट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 40-year-old male patient brought to the emergency department. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। क्या पेशेंट है? 40-year-old पेशेंट है। डॉक्टर कन्फर्म दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द सिकल सेल क्राइसिस। डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रहा है किसको लेके? सिकल सेल क्राइसिस के लिए। द असाइन नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। अब देखो, सिकल सेल क्राइसिस के अंदर क्या पोजीशन यहाँ पे बेस्ट रहती है? नी चेस्ट पोजीशन, सेमी फोल्डर पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन? तो देखिए, सिकल सेल क्राइसिस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ abnormal हीमोग्लोबिन। जब abnormal हीमोग्लोबिन बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिकल हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो आरबीसी की प्रॉब्लम होती है। आरबीसी की यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? क्रिसेंट पैटर्न की हो जाती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार शेप ले लेती है, हंसियाकार आकृति ले लेती है आरबीसी। बिल्कुल सही है आपकी बात, मगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन को लेके आंसर कर रहा हूँ कि पोजीशन क्या देनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, सीकल हीमोग्लोबिन हो गया। अब देखिए, ये सीकल हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है जो क्या करती है? आरबीसी पर आपको देखने को मिलती है। आरबीसी पे क्या मिलती है? फाउंड मिलती है, आरबीसी पे मिलती है। और इसका काम क्या है? टू बाइंड विथ ऑक्सीजन। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन की बात कि भाई हीमोग्लोबिन करता क्या है। बट अपने पास में हीमोग्लोबिन अभी कौन से प्रकार का है? सीकल हीमोग्लोबिन। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है, तो इट हैज लो बाइंडिंग कैपेसिटी विथ ऑक्सीजन। अब ये जो हीमोग्लोबिन बन रहा है हमारे पास में, तो इस हीमोग्लोबिन की भी क्या है? सिकल हीमोग्लोबिन की भी क्या है? लो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ में। तो अपनी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोक्सिया। ठीक है, पेशेंट को क्या हो गया? हाइपोक्सिया हो गया, ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज। अब हाइपोक्सिया जो है आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकती है यहाँ पे। तो देखो, अपन को मेनली पोजीशन किस लिए देनी है? हाइपोक्सिया के लिए देनी है, ताकि हाइपोक्सिया से प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, बाकी तो देखो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट को इस कंडीशन में पेन भी होता है। क्राइसिस की कंडीशन है, मतलब काफी सीवियर डेंजरस कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, तभी इमरजेंसी में आया है। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा है, इसको क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है। हीमोग्लोबिन एस जो होता है, HbS, ये यहाँ पे क्या रहता है? अल्टर रहता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आरबीसी भी यहाँ पे क्या होती है? अल्टर्ड होती है। ठीक है, शेप आरबीसी की। तो इसके अंदर देखो, हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है यहाँ पे? ये है पोजीशन हमारी कौन सी? सेमी फोल्डर पोजीशन। इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे? सेमी फोल्डर पोजीशन देंगे, ताकि आपके जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपांड हो सके, तो अच्छे से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो हो सकता है। और साथ में उसको हम क्या देंगे? फ्लूइड थेरेपी देंगे, ताकि जहाँ पे भी क्राइसिस सिकलिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे भी ये पतली पतली जो डेक्टिलाइटिस की कंडीशन आपने सुना होगा, डेक्टिलाइटिस,
तो डेक्टिलाइटिस की वजह से क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वहाँ में आरबीसी जाके अटक जाती है, फिर वो वहाँ पे पेन करती है पेरीफेरल रीजन में। आप फ्लूइड दोगे तो क्या होगा, आरबीसी अटकेगी नहीं, आराम से घूमेगी, ठीक है, ट्रेवल करेगी ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। मगर यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रायोरिटी क्या रखेगी, क्या पोजीशन असेस करेगी, ठीक है। फॉलोइंग यहाँ पे आपको पोजीशन से पूछा है तो पोजीशन में अपना क्या रहेगा आंसर, सेमी फोल्डर पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग थियरी डिस्क्राइब द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। तो कौन सी ऐसी नर्सिंग थ्योरी है जो डिस्क्राइब कर रही है क्या, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को लेके। मैं आपको थ्योरीज भी पढ़ा रहा हूँ हर क्लास के अंदर, क्योंकि नर्सिंग थ्योरीज इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर नर्सिंग थ्योरीज है। लास्ट 3 क्लास के अंदर मैंने आपको मोर देन 7 to 8 या फिर मोर देन 10 मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई है। तो आज कुछ थ्योरीज बची हुई थी तो मैं उसको एमसीक्यूज के पैटर्न में आपके सामने लाया हूँ। तो ऐसी कौन सी नर्सिंग थ्योरी है जो डिस्क्राइब कर रही है नर्स के और पेशेंट के रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को, किसने दी थी, ठीक है। लियंगर, डोरथिया ओरम, हिलगर्ड पेपेलोव या फिर बेटी न्यूमैन। अब अगर आपने लास्ट की क्लासेस मेरी ली है तो उनके अंदर मैंने इस ऑप्शन में से 3 के तो मैंने आपको वहाँ पे थ्योरीज बता रखी है कि भाई इन्होंने इन्होंने ये काम किया एक को छोड़ के, और उसी का अपना वही अपना आंसर है यहाँ पे कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को किसने बताया था। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। तो आईपीआर की थ्योरी किसने दी थी, ये भी आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, हिलगर्ड पेपेलोव, ठीक है। हिलगर्ड पेपेलोव है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने काम किया था, और ये अमेरिकन नर्स थे, अमेरिकन नर्स थे ये हिलगर्ड पेपेलोव जो है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम अपीयर्स फर्स्ट इन एल्कोहल विड्रॉल। जब कभी भी एल्कोहल को विड्रॉल किया जाता है तो कौन सा सिम्टम जो है फर्स्ट अपीयर होता है, डिलेरियम, स्लीप डिस्टर्बेंस, विजुअल हेलुसिनेशन या फिर ट्रेमर्स। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए एल्कोहल को विड्रॉल किया जाता है तो विड्रॉल करने के बाद में तो 8 to 10 आवर्स जब लास्ट इंटेक रहती है एल्कोहल का, लास्ट इंटेक कब किया गया था, 8 से 10 घंटे पहले। तो विड्रॉल उसमें करेंगे जो लंबे टाइम तक एल्कोहल ले रहा था। ऐसे नहीं कि 2 बार एल्कोहल ली उसमें विड्रॉल किया और हमने ट्रेमर्स देख लिए, उनमें ट्रेमर्स नहीं आते हैं। जो कंटिन्यूसली एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें हम जब विड्रॉल करते हैं एल्कोहल को तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे बाद में उसको सबसे पहले क्या आने लगते हैं, ट्रेमर्स, ठीक है। सबसे पहले ट्रेमर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम आएगा आपका, ठीक है। ट्रेमर्स इज द क्लासिक एंड मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम। अब देखो ट्रेमर्स आ गया सबसे पहले, ट्रेमर्स के बाद में क्या आएगा, ट्रेमर्स के बाद में आएगा एल्कोहल या फिर विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के बाद में क्या आएगा, सीजर। और सीजर भी कैसी आएगी, जनरलाइज्ड। जनरलाइज सीजर में क्या होता है, टोनिक फेज भी होती है और क्लोनिक फेज भी होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। और ये आपको कब देखने को मिलती है, ये एमसीक्यू बनता है तो आफ्टर 24 to 48 आवर्स के बाद में जनरलाइज सीजर आना शुरू हो जाएगा पेशेंट को, अगर हम टाइमली ट्रीट नहीं किया तो। और 48 से 72 आवर के बाद में आफ्टर क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, डेलीरियम, ठीक है। तो एक ही लाइन के एक ही एमसीक्यू में अपन सारा देख लिया कि किस प्रकार से कब कब जो है एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आएंगे, कौन सबसे पहले आएगा कौन सबसे लास्ट आएगा, और इनके बीच में क्या आएंगे कैसे आएंगे ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
ए पेशेंट सेज सी लव हर चाइल्ड एंड वांट टू हग हिम। एक पेशेंट बताती है कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है और उससे गले लगना चाहती है, बट आल्सो हेट हिम एंड वांट टू हर्ट हिम। बट वो साथ में ये भी चाहती है कि मैं उसको हेट करूं और साथ में उसकी कुटाई कर दूं, ठीक है, हर्ट पहुंचाऊं उसको, हर्ट करूं उसको, ठीक है। सी इज अनेबल टू डिसाइड वोट टू एक्सप्रेस। अब वो है कि उसको डिसाइड नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। सी इज अनेबल टू डिसाइड वोट टू एक्सप्रेस, यार मैं उसको प्यार करूं या फिर मैं उसकी कुटाई कर दूं, मतलब वो उसको पता नहीं है कि उसको करना क्या है। दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर आप जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो तो उस टर्मिनोलॉजी के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा गया है कि ये कंडीशन क्या होती है, एबूलिया, एम्बीवेलेंस, एनहेडोनिया या फिर अलेक्सीथाइमिया। साथ में मैं आपको बता देता हूँ इजी करने के लिए आपके कि ये जो कंडीशंस है ये पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर भी आता है। जो सिजोफ्रेनिया का जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब बता दो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले अपना आंसर की बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस में क्या होती है, दो यहाँ पे प्रतिरोधात्मक, ठीक है, काफी अच्छी भारी हिंदी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिरोधात्मक या फिर इस प्रकार के थॉट्स आना कि दो कंटिन्यू थॉट्स आते हैं मगर पेशेंट जो है एक थॉट पे काम नहीं कर पाता है, दोनों ही मिक्स में चलता रहता है, तो मिक्स काम करता है, कुटाई भी करता है और प्यार भी करता है, ठीक है, लाइक अपने फादर, ठीक है। जब बचपन में गलतियां की होगी तो अपने को कूटते भी हैं और पीटते और प्यार भी करते हैं ना। बाद में रियलाइज होता है कि वो अच्छा मेरा बच्चा है, ये वो है, तो ठीक है, वो अलग बात है। उनको एम्बिवेलेंस नहीं था, वो हमें सुधारने के लिए ऐसे करते थे, ठीक है। उनको मत बोल देना कि हाँ भाई हमारे पिताजी को तो बचपन में एम्बिवेलेंस हो गया था, ये वो, जब हम बचपन में थे तब। तो वो अलग बात होता है। यहाँ पे पेशेंट, एक पेशेंट बोल रहा है आपको ये, तो वो क्या होगा, एम्बिवेलेंस होता है, जो उसको एक टाइम पे दो थॉट्स आते हैं और दोनों में वो क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है, अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है, तो वो क्या हो गया, एम्बिवेलेंस। और इसी के सिमिलर होता है क्या, एबूलिया। एबूलिया के अंदर क्या होता है, एबूलिया में होता है इनेबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है, इनेबिलिटी टू मेक डिसीजन ऑन वन क्वेश्चन। एबूलिया में इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे कोई दो थॉट्स नहीं आते, वहां पे बस एक ही थॉट्स आता है और वो उस पर डिसीजन नहीं ले पाता है, वो होता है एबूलिया। एम्बिवेलेंस में दो थॉट आते हैं, उनमें वो कंफ्यूज रहता है, फिर डिसीजन नहीं ले पाता। तो स्लाइटली सिमिलर है दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या है, एनहेडोनिया। तो देखो हेडोनिया का मतलब क्या होता है, प्लेजर। उसके आगे एन लग गया तो एन का मतलब हो गया लॉस ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी। जो पहले उसको प्रीवियसली प्लेजरेबल लगती थी, अभी क्या है कि वो उसको प्लेजरेबल नहीं लगती है, ठीक है। ये होता है एनहेडोनिया। नेक्स्ट क्या है, अलेक्सीथाइमिया। अलेक्सीथाइमिया में क्या हो गया, देखो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब फीलिंग, ठीक है। एक कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो क्या है कि अपनी जो फीलिंग को है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा है। अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो वो क्या, उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके अलेक्सीथाइमिया क्या है। अलेक्सीथाइमिया से मिलता जुलता थोड़ा बहुत हर इंसान के अंदर होता है, अपने फादर को लेके, ठीक है। और हर इंसान भी कौन सा, मेल चाइल्ड, क्योंकि मेल चाइल्ड जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है अपने फादर के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि हाउ मच ही लव हिम एंड। तो आप सभी ने देखा होगा कि जनरली बॉयज जो है वो अपने फादर के लाइक जो गले नहीं लग पाते हैं, ठीक है। तो वो यही होता है कि वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते अपने फादर के सामने अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। वो थोड़ा अलग बात हो गया बट इससे ही सिमिलर था, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐसा मत सोचने बैठ जाना कि यार मुझे तो बस अलेक्सीथाइमिया हो गया शायद इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप सभी को नहीं है, वो एक जनरल है, बस अपने लिए रेस्पेक्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है।
गर्ल्स भी रेस्पेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स रेस्पेक्ट नहीं करती है अपने पेरेंट्स की, वो भी करते हैं, मगर उनका वो एक्सप्रेस कर पाती है आराम से, बट बॉयज़ जो है एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अपने फादर के साथ में, मदर के साथ में बॉयज़ भी अपने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये कुछ हो गई टर्मिनोलॉजी अपने थॉट्स से रिलेटेड, अपने एक्सप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, अपने थॉट को डिस्क्राइब करने से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डिफरेंशिएट डिलीरियम फ्रॉम डिमेंशिया? डिलीरियम और डिमेंशिया को क्या डिफरेंशिएट करता है? कंफ्यूजन, डिसेबिलिटी इन कम्युनिकेशन, हेल्यूसिनेशन या फिर सडन चेंजेस? मतलब ऐसा क्या होता है डिलीरियम में जो डिमेंशिया में नहीं है, या फिर डिमेंशिया को या जो डिलीरियम में नहीं है, क्या डिफरेंशिएट करता है दोनों को? तो देखो, सडनली बिहेवियर में चेंजेस आना, तो ये क्या होता है, यही मेन रीजन है डिलीरियम को डिमेंशिया के अंदर डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, हेलुसिनेशन दोनों में देखने को मिलता है, मगर सडनली चेंजेस आ जाना बिहेवियर के अंदर, तो ये एक मेजर फैक्टर है डिलीरियम को डिमेंशिया को चेंजेस करने में। तो एक साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, डिलीरियम, दूसरी साइड में लिख रहा हूँ क्या, डिमेंशिया। साइकेट्रिक प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हो, सबसे पहले तो इसका क्या होता है, ये होता है एक्यूट, ठीक है, एक्यूट होता है, और जो डिमेंशिया होता है वो क्रोनिक होता है, मतलब धीरे धीरे फैलता है। आपने पढ़ा होगा एल्जाइमर डिमेंशिया, एड्स डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया, है ना, आपने सब चीज़ पढ़ी, क्योंकि उसके अंदर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहता है, और ये क्या होता है, एक्यूट होता है, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ और डिलीरियम स्टेट में पहुंच गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, पर्सन जो है डिलीरियम स्टेट में पहुंच गया, मतलब रिसेंट, हाथों हाथ। दूसरा, ऑनसेट की बात करूं तो ये रैपिड होता है और ये स्लो होता है। इसके बाद में ड्यूरेशन की बात करूं तो ये होता है डेज टू वीक, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकता है, और जो डिमेंशिया होता है ये होता है मंथ्स टू ईयर तक, मतलब कुछ महीनों से कुछ साल कंटिन्यू रह सकता है डिलीरियम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, और यहाँ पे जो है एलओसी क्या है, एकदम नॉर्मल रहती है इस कंडीशन में। ठीक है, स्टार्टिंग के जो फेज होता है उनमें नॉर्मल रहती है, बाकी जब लाइक आपने सुना होगा कि एल्जाइमर डिजीज जब लास्ट में पहुंच जाती है तो 4-5 स्टेज में वहाँ पे भी एलओसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर परसेप्शन मींस हेल्यूसिनेशन, ये एमसीक्यू बनता है कि डिलीरियम के अंदर किस प्रकार का आपको हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, तो विजुअल हेल्यूसिनेशन, और यहाँ पे हेल्यूसिनेशन क्या है, लेस कॉमन होता तो है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना डिलीरियम में। डिलीरियम में तो 100% आपको हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, विजुअल हेल्यूसिनेशन। और डिलीरियम जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, कुछ टाइम बाद में ये ठीक हो जाएगा, और ये जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। डिमेंशिया जो है वो क्रोनिकली होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और ये ठीक भी नहीं हो पाता है, जबकि डिलीरियम तो क्या है, आराम से ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, फीमेल क्लाइंट हु लिव्स अलोन टेल्स द नर्स एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक फीमेल क्लाइंट है जो अकेले रह रही है, नर्स को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बताती है, आई रियली डोंट नीड एनी वन टू टॉक टू, द टीवी इज माई बेस्ट फ्रेंड। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट इज यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म नॉन एज। यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म शो हो रही है पेशेंट के द्वारा? पेशेंट क्या बोल रहा है कि मुझे किसी से बात करने की नीड नहीं है, मैं बस टीवी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती हूँ, बस टीवी है मेरे सामने तो बस मेरा आराम से काम हो जाता है, आराम से बातचीत बातचीत, मैं अपने आप को अलोन फील नहीं करती हूँ जब मेरे पास में टीवी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन या फिर डेनाइल? इसी प्रकार के एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में, जैसे ये एमसीक्यू पूछा गया है, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं देगा वो एग्जामिनर, पहले देते थे, आजकल थोड़ा लेवल अप हो गया, अभी वो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है वो कि
स्पेशली वो क्या मना कर रही है, आई रियली डोंट नीड, ठीक है, लाइक अरे यार तुम ये कर लो ना, नहीं नहीं मुझे इसकी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने उसको डिनाई कर दिया कि हाँ मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं ठीक हूँ भाई मेरे हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्लाइंट, क्या कर रहा है, डिनाइल की डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, मतलब वो अलोन है, ठीक है, लिव्स अलो, अकेला रहता है और उसमें पेन तो है इस चीज को लेके, मगर वो उसको डिनाई कर देता है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अवॉइडिंग द अवेयरनेस ऑफ सम पेनफुल एक्टिविटी या फिर रियलिटी। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना जो उसको पेन पहुंचाए, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिनाइल। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, अपने इमोशंस को किसी और पे डिस्प्लेस्ड कर देना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि लाइक किसी पर्सन की अपने साथ में रहने वाले स्टाफ से या फिर अपने साथ में रहने वाले स्टाफ से झगड़ा हो गया, मिसबिहेव हो गया साथ में दोनों के बीच में, तो अब वो उसको तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे सीनियर है, वो घर जाएगा अपने कलीग, अपने जो रिलेटिव्स है उनके ऊपर वो जाके उन गुस्सा करेगा, ये चीज करेगा, मतलब अपने से हायर को नहीं बोलेगा, अपने से लोअर के ऊपर अपना गुस्सा या फिर अपना जो भी है वो उस पर निकालेगा, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया, सब्लिमेशन का मतलब हो गया एग्रेशन को जो है वो पोएट्री के अंदर बता देना, या फिर कोई पर्सन एग्रेसिव है तो वो स्पोर्ट के अंदर करना, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर बदलना खुद को अनसोशियली एक्सेप्टेबल बिहेवियर से, वो होता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे।